नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु पांडे और आज आपके लिए लेकर आया हूं हिमला का लेखक का भाग 4, जिसमें आज हम कुछ विराम चिन्हों के बारे में जैसे कि पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम का प्रयोग करना सीखेंगे। इन बातों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनमें भ्रमित हो जाते हैं, खास तौर पे अल्प विराम का प्रयोग करते समय कि कहाँ प्रयोग करना चाहिए, कहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता होता है प्रयोग कहाँ करना है, मतलब अल्प विराम का प्रयोग जहां करना है वहां करते हैं, लेकिन जहां प्रयोग नहीं करना है वहां भी कर देते हैं। तो जहाँ कहाँ प्रयोग करना है ये तो ठीक है, और कहाँ प्रयोग नहीं करना है हमें वो भी चीज पता होना चाहिए। तो हम इस चीज के बारे में आज स्पष्ट रूप से सीखेंगे कि कहाँ हमें कौन सी चीज का प्रयोग करना है और किस चीज का प्रयोग हमें कहाँ नहीं करना। तो आज के वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में मैंने जो प्रश्न आपको दिए थे, पहले मैं आपको उसका उत्तर बता देता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने है, थी और थी का प्रयोग करना सीखा था। तो वहां पे मैंने आपको कुछ प्रश्न दिया था। देखिए, पहला है काली घटा छाई है तथा पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या लगेगा? तो देखिए, काली घटा छाई है, पहले में लगेगा है और फिर लगेगा तथा पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पे हैं हो जाएगा। तो काली घटा छाई है तथा पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरा होगा इस बाग में आम की विविध प्रजाति के वृक्ष हैं, यहाँ पे क्या लगेगा? हैं हो जाएगा। वह एक शिक्षिका है, उसके पास लाल पेन है होगा। मेरे पास हिंदी साहित्य की पुस्तकें हैं हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। शांति कल यहाँ आई थी, उसने बताया कि उसकी दादी कल बाजार गई थी। तो ये देखिए, यहाँ पे थी लगेगा और फिर यहाँ दूसरे वाले में थी लगेगा। तो आप अपने उत्तर को मिलाइए, आपका कौन सा उत्तर सही है और कौन सा उत्तर गलत है। और अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने है और थी और थी का प्रयोग करना सिखाया है। तो चलिए अब हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना सीखेंगे। पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है? वो कुछ इस तरीके से दिखता है, आपका एक डंडा है, अभी लोगों को पता होगा। तो चलिए, पूर्ण विराम चिन्ह का देखिए दो नियम होते हैं यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग करने के लिए। पहला आपका नियम है कि प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, सभी वाक्यों के अंत में। तो देखिए, इसका पहले उदाहरण देखते हैं और ये प्रश्नवाचक में प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य क्या है इसे भी देखते हैं। तो देखिए, पहले सीमा गाना गा रही है। तो देखिए, सीमा गाना गा रही है, तो ये क्या है आपका? एक पूर्ण वाक्य है कि सीमा गाना गा रही है। हाँ, ये पूर्ण वाक्य हो गया। तो इसके अंत में क्या लगेगा? पूर्ण विराम लगेगा। चलिए, जैसे मैं एक और वाक्य बोलूं कि हमें पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। तो ये वाक्य हमारा पूर्ण हो गया, हमें व्यर्थ में पानी नहीं बहाना चाहिए। तो अब इसके अंत में भी क्या लगेगा? आपका पूर्ण विराम लग जाएगा। अब देखिए, प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर याद रखिएगा कि सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग तो होता है। अब सभी को एक बात पता है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ इस तरीके से दिखता है आपका, इस तरीके से बनाते हैं। तो उसमें याद रखिएगा, अगर प्रश्नवाचक वाक्य आपका अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष मतलब जैसे कि अगर मैं कहूं कि पता नहीं वहां क्या होगा, तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पता नहीं वहां क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है, आपको बोलेगा कि चलो गरबा खेलने चलते हैं। अगर आप उसे इस तरीके से बोलते कि वहां क्या होगा, अगर आप उससे पूछते हैं कि वहां पे क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह है, आप उससे प्रश्न पूछ कि वहां क्या होगा, तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक होता है। ये क्या होता है आपका? प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक, ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा है कि पता नहीं वहां क्या होगा, तो यहाँ पे आप उससे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि पता नहीं वहां क्या होगा। इस तरीके से आप उससे कुछ पूछना नहीं चाह रहे हैं, आपका मकसद पूछना नहीं है, आप कह रहे हैं पता नहीं वहां क्या होगा, इस तरीके से बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा, इस तरीके से जब भी अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक हो तो वहां पे क्या लगता है आपका? पूर्ण विराम लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ सिर्फ शब्दों को रट लेते हैं कि क्या, कैसे, क्यों, इस तरीके के अगर प्रश्न वाले शब्द लगे हुए हैं तो वहां पे वो डायरेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य अप्रत्यक्ष है तो वहां पे भी आपका पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला नियम। अब देखिए, पूर्ण विराम का जो दूसरा नियम होता है वो होता है कि आपका किसी भी दोहा, चौपाई या श्लोक के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कि जब भी आप दोहा, चौपाई या श्लोक लिख रहे हैं तो वहां पे आपका जो पहला लाइन होता है, तो पहली पंक्ति में आपका एकल पूर्ण विराम लगता है और दूसरी पंक्ति में आपका द्विपूर्ण विराम लगता है। मतलब एक पाई और दो पाई इस तरीके से भी बोलते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं इसका एक उदाहरण आप लोगों को दिखाऊं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब देखिए, हमें पता है दोहा चौपाई सूत्र में क्या होता है कि आपके दो वाक्य होते हैं। देखिए पहला लिखा है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अब देखिए ये आपका पहला पूर्ण वाक्य है, तो पहले पूर्ण वाक्य में आपका एक पाई पूर्ण विराम लगेगा, और दूसरे वाक्य में पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, दूसरे वाक्य में आपका दो पाई चिन्ह लगता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। तो ये आपके पूर्ण विराम को प्रयोग करने का आपका ये दो नियम, इन दोनों नियम को आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम अर्धविराम। देखिए अर्धविराम क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। अर्धविराम आप देखिए, पहले तो इसका चिन्ह देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से होता है, इसे सेमी कोलन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये यहाँ पे बिंदी होता है, उसके नीचे में ये आपका कॉमा लगा होता है। तो अर्धविराम का प्रयोग कब करते हैं, तो याद रखिएगा। देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं जब हमें वाक्य के अंत में रुकना हो, जब ज्यादा देर तक रुकना हो। अल्प विराम का प्रयोग करते हैं जब हमें थोड़ा देर रुकना हो। ये हो गया आपका पूर्ण विराम, ये हो गया आपका अल्प विराम, और इन दोनों के बीच की स्थिति होती है आपका अर्धविराम। पूर्ण विराम में बहुत देर तक रुकना होता है, अल्प विराम में थोड़ा देर तक रुकना होता है, और ये जो अर्धविराम है ये पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा देर जहां रुकना हो वहां पे आपका अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो इसका मैं एक नियम बता देता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि कहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग करना है। तो पहला नियम इसका यह है, एक ही नियम है, याद रखिएगा, कि जब किसी बात की तुलना में कोई अन्य बात कहनी हो। मतलब यहाँ पे मैं इसका उदाहरण दिखाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं कहूं कि जिसे मैंने अपना समझा वही आस्तीन का सांप निकला। अब देखिए यहाँ पे ज्यादातर लोग यही करते हैं कि इस तरीके से अल्प विराम लगा देते हैं, जिसे मैंने अपना समझा वही आस्तीन का सांप निकला। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि तुलना हो रही है, जिससे मैंने अपना समझा वही आस्तीन का सांप निकला। तो जब भी तुलना होगी आप समझ जाइए वहां पे आपको कितने देर रुकना है, आपको अल्प विराम से ज्यादा देर रुकना है। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको वहां पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं इसका, कि जैसे धोनी बहुत अच्छा खिलाड़ी है लेकिन सचिन भी कुछ कम नहीं। तो मान लीजिए हमारे एक वाक्य है कि धोनी बहुत अच्छा खिलाड़ी है लेकिन सचिन भी कुछ कम नहीं। तो यहाँ पे देखिए तुलना हो रही है। पहला वाक्य हमें बोला जा रहा है धोनी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, और दूसरा है कि लेकिन सचिन भी कुछ कम नहीं। तो यहाँ पे जब किसी एक बात की तुलना में कोई दूसरी बात कही जाए तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना है। अब अल्प विराम चिन्ह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सारे लोग इसी में गलती करते हैं, जहां पे लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां लगा देते हैं। तो अब इस चीज को हम ध्यान से देखेंगे कि कहाँ पे आपको प्रयोग करना है। तो इसका उदाहरण देखिए, सबसे पहले पहला नियम है इसका, एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम चिन्ह आप सभी को पता होगा, ये इस तरीके से अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, नीचे में लगाते हैं। अब देखिए जैसे कि अगर मैं इसका एक उदाहरण आप लोगों को दिखाऊं, जैसे मैं कहूं कि गीता, गीता, सीता, गीता और रानी घूमने गए। तो अब देखिए यहाँ पे सीता, गीता, रानी घूमने गए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही प्रकार के कई शब्द हैं या बहुत सारे नाम हैं। याद रखिएगा जब बहुत सारे लोगों का नाम भी यहाँ पे क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए सीता के बाद यहाँ पे अल्प विराम लगेगा, गीता के बाद भी यहाँ पे अल्प विराम है। तो सीता, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा देर रुकना है हर इंसान का नाम लेने से पहले। तो सीता, गीता, रानी घूमने गए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीता, गीता और रानी घूमने गए हैं। उसी तरीके से एक और जैसे उदाहरण देखते हैं, राजू, बाला, संजय तथा प्रांशु क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है राजू, बाला, संजय तथा प्रांशु क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए राजू के बाद कॉमा लगा, अल्प विराम लगा, बाला के बाद आपका अल्प विराम लगेगा, संजय तथा प्रांशु यहाँ पे अल्प विराम है। मतलब सब जगह आपको थोड़ा थोड़ा देर रुकना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो अंतिम वाला आपका शब्द होता है, अंतिम वाले शब्द से पहले आपको अल्प विराम की जगह पे और शब्द का प्रयोग करना है, और या तथा शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सीता, गीता और रानी घूमने गए हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग ये गलती करते हैं कि सीता, गीता, रानी घूमने गए हैं, इस तरीके से करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो अंतिम वाला आपका शब्द होता है इस तरीके से, उसके आगे अल्प विराम के स्थान पे और शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सीता, गीता और रानी घूमने गए हैं, राजू, बाला, संजय तथा प्रांशु क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा अंतिम शब्द है प्रांशु, उससे पहले
हमने यहाँ पे अल्पविराम के स्थान पे तथा शब्द का प्रयोग किया है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो बहुत सारे जो एक ही प्रकार के हम शब्द बोलते हैं, जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, इन सब की क्या लगता है, हमारा अल्पविराम चिन्ह लगता है। तो पहला नियम ये हो गया। अब देखिए दूसरा नियम है अल्पविराम का, याद रखिएगा कि हाँ और नहीं में उत्तर देने के लिए, तो हाँ और नहीं के बाद आपको अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करना है। किस तरीके से करना है, जैसे कि इसका भी उदाहरण देखते हैं कि हाँ मैं यह कार्य कर सकता हूं। तो जैसे अगर आप बोलेंगे कि हाँ मैं यह कार्य कर सकता हूं, तो अब देखिए यहाँ पे आपने, किसी ने आपसे कोई कार्य करने के लिए पूछा कि बताइए क्या आप यह कार्य कर सकते हैं। हाँ मैं यह कार्य कर सकता हूँ। तो जब आप हाँ में उत्तर दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको हाँ के बाद एक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है कि हाँ मैं यह कार्य कर सकता हूँ। उसी तरीके से अगर नहीं में भी आपका उत्तर है तब भी आपको यही कार्य करना है कि जैसे किसी ने अगर आपसे कुछ पूछा और आपने जवाब दिया कि नहीं वह वहां नहीं जा सकता, या नहीं जाएगा, या नहीं जाना चाहता, तो यहाँ पे भी देखिए नहीं वह वहां नहीं जाएगा, तो यहाँ पे भी आपने उत्तर दिया है नहीं में, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, आपका अल्प विराम लगेगा। तो याद रखिएगा कि हाँ और नहीं में उत्तर देने के लिए हाँ और नहीं के बाद में आपका अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम है आपका कि वाक्यांश या उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी आपका अल्प विराम चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। अब ये किस तरीके से करते हैं, तो देखिए जैसे कि मुझे लगता है हाथ में चोट लगने की वजह से वह आज नहीं खेल पाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे लग रहा है कि बोल रहा है कि मुझे लगता है हाथ में चोट लगने की वजह से वह आज नहीं खेल पाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे वाक्यांश है, तो यहाँ पे भी उन्हें अलग करने के लिए क्या किया गया है, अल्प विराम चिन्ह को मैंने लगाया है। तो देखिए जैसे मुझे लगता है हाथ में चोट लगने की वजह से, ये आपका अलग वाक्यांश हो गया, वह आज नहीं खेल पाएगा। तो इन तीनों वाक्यांशों को मैंने अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पे अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग लगाया है। तो ये आपका नियम है कि वाक्यांशों या उपवाक्यांशों को अलग करने के लिए भी आपको अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है। अच्छा अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, जो की वाला शब्द होता है, की वाले शब्द के बाद ही कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहां पे लोगों को लगता है कि वो अल्पविराम लगाना है और वहां पे वो लगा देते हैं। जैसे कि इसका एक आध मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ कि राम ने कहा कि वह नहीं आएगा। अब देखिए ये कुछ ऐसा वाक्य होता है, राम ने कहा कि वह नहीं आएगा। अब कई लोग यहाँ पे अल्पविराम लगा देते हैं राम ने कहा के बाद, कि राम ने कहा कि वह नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, राम ने कहा वह नहीं आएगा, अगर इस तरीके से होता है तब आप यहाँ पे अल्पविराम लगाते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि राम ने कहा कि वह नहीं आएगा। तो यहाँ पे अल्प विराम की जगह इस शब्द का प्रयोग हुआ है, की का प्रयोग। राम ने कहा कि वह नहीं आएगा, तो जब की शब्द का प्रयोग हुआ आपका, तो यहाँ पे फिर आपका ये अल्प विराम नहीं लगेगा। तो इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां होती है कई जगह जहां पे आपको नहीं लगाना होता है विराम, फिर भी आप लगा देते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। चलिए इसका अगला नियम देखते हैं अल्पविराम का, कि शब्द युग्मों का अलगाव दिखाने के लिए अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ, तो देखिए जैसे हम बहुत सारे शब्द युग्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दिन और रात, सुख तथा दुख, जवानी तथा बुढ़ापा। तो देखिए जब भी हम इस तरीके से शब्द युग्म इस्तेमाल कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे तीन शब्द युग्म है, एक है दिन और रात, सुख तथा दुख, जवानी तथा बुढ़ापा। तो जब एक से ज्यादा शब्द युग्मों को साथ में प्रयोग करना हो तो वहां पे आपको अलग अलग दिखाने के लिए भी यहाँ पे कि दिन और रात ये आपका पहला युग्म है, सुख तथा दुख ये आपका दूसरा युग्म है, जवानी तथा बुढ़ापा ये आपका तीसरा युग्म है। तो इनके बीच में भी आपको अलगाव दिखाने के लिए, यानी कि अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है। तो ये भी आपका नियम है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इस चीज में गलती करते हैं। संबोधन सूचक शब्दों के बाद देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आप संबोधन करते हैं किसी का, जैसे कि लक्ष्मण इधर आओ, देखिए यहाँ पे आप संबोधन कर रहे हैं कि लक्ष्मण इधर आओ। तो यहाँ पे भी जब आप सामान्य तौर पर बोल रहे हैं कि लक्ष्मण इधर आओ, तो यहाँ पे आपको लक्ष्मण के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। अब देखिए हमेशा आपको ऐसा नहीं करना संबोधन सूचक के बाद, जैसे कि मैं बोलूं अरे लक्ष्मण इधर आओ, तो वहां पे आपको अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करना। लेकिन जब मैं अपने सामान्य तौर पर बोल रहा हूँ कि लक्ष्मण इधर आओ, रानी उधर जाओ, तो यहाँ पे जब इस तरीके से हम किसी का संबोधन करेंगे तो वहां पे भी आपको अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा, कई लोग यहाँ पे इन चीजों पे ध्यान नहीं देते कि अल्पविराम लगाना है और वो गलत कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए अगला एक और नियम है क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद। अब ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
देखिए क्रिया विशेषण वाक्यांश सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको क्या होता है। तो देखिए कोई भी ऐसा वाक्यांश जो क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण वाक्यांश बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर उदाहरण लिखूं कि जब मैं घर पहुंचा तब वह जा रही थी। तो अब देखिए जब मैं घर पहुंचा तब वह जा रही थी। यहाँ पे देखिए ये आपका क्रिया विशेषण वाक्यांश है कि जब मैं घर पहुंचा तब वह जा रही थी। तो यहाँ पे भी आपका क्या लगेगा, यहाँ पे भी आपका अल्प विराम लगेगा। हम जिधर जा रहे हैं, देखिए हम उधर एक शेर है। अब देखिए यहाँ पे भी एक क्रिया विशेषण वाक्यांश है कि हम जिधर जा रहे हैं उधर शेर है। किधर शेर है, तो हम जिधर जा रहे हैं, तो ये भी आपका क्रिया विशेषण है। तो हम जिधर जा रहे हैं इसके बाद क्या लगेगा, आपका अल्प विराम लग जाएगा। तो क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद भी आपका अल्प विराम लगता है। ये भी आपका छठवां नियम। अब देखिए सातवां नियम ये भी याद रखिएगा कि पत्र में अभिवादन और समापन में भी अल्प विराम का प्रयोग लगता है। देखिए जब भी आपको अभिवादन करना है किसी का, जैसे कि आप अभिवादन करते हैं पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, आदरणीय, भवदीय, इस तरीके से, तो वहां पे भी आपको क्या करना है, अभिवादन के बाद यहाँ पे आपको अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है। जैसे आप बोलते हैं मान्यवर, तो उसके बाद भी आपको अल्प विराम चिन्ह लगाना है। भवदीय लिखते हैं जब, तो यहाँ पे भी आपको अल्प विराम चिन्ह का लगाना है। आदरणीय, आदरणीय पिताजी, देखिए यहाँ पे भी आप अभिवादन कर रहे हैं तो उसके बाद भी आपको क्या करना है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो इस तरीके के नियम भी आप याद रखेंगे। अब ये हमारा अल्प विराम चिन्ह का अंतिम नियम है कि किंतु, परंतु, पर, लेकिन और इसलिए, इस प्रकार के जो आपके समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, समुच्चय बोधक अवयव ये होते हैं। तो देखिए किंतु, परंतु, पर, लेकिन, इसलिए, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनसे पहले भी आप लोगों को अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है। जैसे कि इसका भी उदाहरण देखते हैं, उसने बहुत मेहनत की परंतु वह हार गया। ठीक है, तो उसने बहुत मेहनत की परंतु वह हार गया। तो यहाँ पर देखिए उसने बहुत मेहनत की परंतु वह हार गया। तो परंतु शब्द से पहले आपका क्या लगेगा, यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह लग जाएगा। मैंने बहुत मना किया किंतु वह नहीं माना। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत मना किया किंतु वह नहीं माना। देखिए किंतु के सामने क्या लग जाएगा, आपका अल्प विराम चिन्ह लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के जो शब्द हैं आपके किंतु, परंतु, पर, लेकिन, इसलिए, उससे पहले आपको क्या लगाना है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग लगाना है। तो चलिए अब शुरू से हम सभी नियम को एक बार सारांश देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। देखिए पहला पूर्ण विराम में दो नियम हमने देखे। पहला नियम है कि सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। साथ ही साथ अगर आपका वाक्य अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य है तो भी वहां पे आपका पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। दूसरा नियम है आपका कि दोहा, चौपाई और श्लोकों के अंत में आपको पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है। पहले वाक्य में आपका एक पाई लगता है और दूसरे वाक्य में आपका दो पाई पूर्ण विराम लगता है। फिर अर्धविराम की बात की हमने। अर्धविराम मतलब जब किसी बात की तुलना में कोई अन्य बात कहनी हो, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना है। फिर अल्प विराम में हमने 8 नियम देखे, जिसे पहला नियम है कि एक ही प्रकार के कई शब्द का प्रयोग जब करते हैं तो हमें हर एक शब्द के बाद में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है। लेकिन जो हमारा अंतिम वाला शब्द होता है, तो अंतिम शब्द से पहले क्या करना होता है, वहां पे और शब्द का प्रयोग करना। जैसे सीता, गीता और रानी घूमने गए। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग ये गलती करते हैं कि सीता, गीता और रानी, तो और के बाद भी कुछ लोग यहाँ पे अल्प विराम लगा देते हैं, सीता, गीता और रानी घूमने गए। तो नहीं, यहाँ पे अल्प विराम को नहीं लगाना है, क्योंकि अल्प विराम के स्थान पे ही आप और शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। राजू, बाला, संजय तथा प्रांशु क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं कि राजू, बाला, संजय तथा प्रांशु, तो देखिए तथा से पहले संजय के बाद भी यहाँ पे कुछ लोग इस तरीके से लगा देते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपका इस तरीके से गलती कर देता है। तो ये सब गलती आपको नहीं करना है। वो अल्प विराम के स्थान पे ही हमने इस शब्द का प्रयोग किया, तो फिर यहाँ पे अल्प विराम क्यों लगाना। तो इस नियम को आप याद रखिए। दूसरा नियम है कि जब भी आप हाँ और नहीं में उत्तर देते हैं, तो वहां पे आपको हाँ या नहीं के बाद में भी आपको क्या करना है, विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे हाँ मैं यह कार्य कर सकता हूँ, या नहीं वह वहां नहीं जा सकता। तीसरा नियम, वाक्यांश या उपवाक्यांशों को अलग करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक से ज्यादा वाक्यांश है, बहुत सारे वाक्यांश है, तो यहाँ पे मैंने उन्हें अलग अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे मुझे लगता है हाथ में चोट लगने की वजह से वह आज नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 वाक्यांश है, ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है पहला, दूसरा है कि हाथ में चोट लगने की वजह से, और तीसरा वह आज नहीं खेल पाएगा। तो तीनों को हमने अलग अलग करने के लिए यहाँ पे अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। चौथा नियम याद रखिएगा कि जब हम एक से ज्यादा शब्द युग्म एक साथ प्रयोग करते हैं तो उनमें अलगाव दिखाने के लिए हम इस तरीके से
अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पांचवा नियम था हमारा कि संबोधन सूचक शब्दों के बाद में कभी कभी जब हम सामान्य तौर पे किसी को संबोधित करते हैं तो वहां पे आपको संबोधन सूचक शब्दों के बाद में भी इस तरीके से अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है। छठा नियम हमने देखा क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद में हमें अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है। जैसे कि जब मैं घर पहुंचा तब वह जा रही थी। देखिए अगर आपको क्रिया विशेषण वाक्यांश के बारे में नहीं पता है तो आप बताइएगा, हम इस वाक्यांश उपवाक्य जो होते हैं उनके प्रकारों को भी वहां पे हम डिटेल में आप लोगों को बनाकर एक वीडियो दे देंगे। तो ये छठा नियम। सातवां नियम याद रखिए कि जब भी आप किसी का अभिवादन करते हैं या पत्र में जब समापन होता है तो वहां पे भी आपको इस तरीके से अल्पविराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। आठवां नियम हमने देखा कि किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये जो आपके समुच्चय बोधक अवयव जितने भी होते हैं उनसे पहले आपको अल्पविराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। तो ये आपके कुछ नियम हैं, इनको आप ध्यान से रखिएगा लिखकर, आप एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। इन सभी नियमों को याद रखिए और अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का और वीडियो सब हम आने वाले हैं, बहुत सारे अभी इस सीरीज में बाकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं बाकी लोग भी कुछ फायदा इसका उठा सके, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग आपको बताते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।